तो देखिए जितने भी स्टूडेंट्स भाई 20 फरवरी को अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं भाई, आज की इस क्लास के अंदर मैं आप सभी लोगों को एक ऐसा वायरल क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं, और सिर्फ बताने ही नहीं वाला हूं बल्कि इसके जो क्वेश्चंस आपके लिए होने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने इस क्लास को एकदम स्टार्टिंग से लगाकर एकदम एंड तक देखा तो इसमें मैं आप सभी लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि जितने आपके सामाजिक के पेपर में आपके जितने भी आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, जितने भी आने वाले हैं भाई, इस बात को समझना। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि जितने भी आपके वर्णनात्मक क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं और जितने भी आप लोगों के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आने वाले हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। एक एक क्वेश्चन को कैसे करके आना है वह भी मैं बताऊंगा। और एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूं भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मानचित्र वाले क्वेश्चंस में भी दिक्कत होती है। तो आज के इस क्लास के देखने के बाद में इस बात की मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोई छात्र अगर इस क्लास को देख करके जाता है पेपर से पहले तो सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड A to Z कंप्लीट नॉलेज आपको इस क्लास में होने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स भाई पेपर देने वाले हैं उन सभी के जो 15 मिनट मिलेंगे स्टार्टिंग के, ये स्टार्टिंग के 15 मिनट में आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है कि इस पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। मतलब ठीक है कि कौन कौन सा इसमें क्वेश्चंस पूछा गया है और कौन कौन सा क्वेश्चंस है जो आपको आता है। ठीक है, और ये चीज़ अगर आप पहले कर लेंगे ना स्टार्टिंग के, तो जब आप पेपर करने बैठेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले इस पेपर के वह क्वेश्चंस जो कि आपको 20 नंबर के रूप में, बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में आपको मेनली 20 नंबर में देखने को मिलने वाले हैं। एक एक करके मैं वह सारे ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय क्वेश्चंस आपको सबसे पहले बताऊंगा और फिर मैं आपको 50 नंबर के वर्णनात्मक क्वेश्चंस की ओर ले चलूंगा। ठीक है, तो क्लास काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाली है, बने रहिएगा वीडियो में एकदम एंड तक। और आप सभी लोगों को मैं एक सरप्राइज़ भी बताने वाला हूं। सरप्राइज़ क्या है, और इस सरप्राइज़ को अगर आप पेपर के 1 घंटे पहले तक अगर आपके पास ये सरप्राइज़ होता है तो मेनली आप बहुत अच्छा नंबर लेकर के आओगे। और क्या है सरप्राइज़ मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस मॉडल पेपर के, इस वायरल मॉडल पेपर के सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथी, तो आप लोगों को यहां देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी का क्या दे रखा है। और एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूं कि आप सभी को एक एक नंबर की जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे ना, इनको आपको भाई स्टार्टिंग के 15 मिनट के अंदर समाप्त कर देना है। मतलब आपको 15 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। अगर कोई क्वेश्चंस पेपर में नहीं आता है तो उसको आप समय रहते छोड़ देना, बाद में कर लेना। ठीक है, तो पहला प्रश्न कह रहा है यंग इटली समिति का संस्थापक कौन था। संस्थापक जो था भाई यंग इटली समिति का, वह कौन था। तो आंख मीच कर आपको भाई इसमें मैजनी लगा देना है, यानी चौथे वाले ऑप्शन को आप बिल्कुल सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, महात्मा गांधी जो थे अफ्रीका वापस कब आए थे। अफ्रीका से वापस कब आए थे, मतलब भारत वापस अफ्रीका से कब आए थे, किस वर्ष में आए थे। तो 1915 में आप लोगों के महात्मा गांधी वापस आए थे इंडिया, कहां से, अफ्रीका से। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि आनंद मठ जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि ये तो हिंदी का क्वेश्चन है, पर मेरे प्यारे साथी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह क्वेश्चन जो रचना आनंद मठ है ये इतिहास में पूछी जाने वाली, मतलब सामाजिक के इतिहास में पूछी जाने वाली रचना है। ठीक है, तो आनंद मठ के अगर मैं रचनाकार की बात करता हूं तो बंकिम चंद्र चटर्जी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये, इन सभी प्रश्नों को आप वेरी इंपॉर्टेंट डाल लीजिए और पेपर से पहले देखना, ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पेपर में आप लोग इस बार तहलका मचाने वाले हो। चौथे क्वेश्चंस की बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, कब हुई, मतलब कहां पर हुई थी। एक मिनट यहां पर, तो देखिए वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क और ऑस्ट्रेलिया दे रखा है। ठीक है, तो यहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कहां पर हुई, कब की जगह लिख लो कहां, कब की जगह लिख लीजिए भाई कहां पर हुई। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी मेरे प्यारे साथी, वह हुई थी न्यूयॉर्क में। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, जितने भी क्वेश्चंस है ना इनको भाई अभी के अभी तैयार कर लो, बहुत बेहतर रहेगा। मैं बोल रहा हूं और आपको तैयार भी हो जाएंगे। ठीक है, आगे 5 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि गुलामगिरी का जो लेखक था भाई वह कौन था। गुलामगिरी का जो लेखक था भाई वह कौन था।
तो ज्योतिबा फूले आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड को क्या करेंगे आप सही कर लेंगे। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से धात्विक खनिज किसे कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है। देखो सल्फर दे रखा है, सल्फर दे रखा है, और मैंगनीज दे रखा है, चूना पत्थर दे रखा है, कोयला दे रखा है। क्वेश्चन में बात की गई धात्विक खनिज कौन सा है प्यारे साथी, तो यहां से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मैंगनीज। तो ऑप्शन नंबर सेकंड को क्या करेंगे आप सभी सही कर लेंगे। धात्विक खनिज की बात की जा रही थी तो यहां से हमारा मैंगनीज बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज है जो भाई आधारभूत है। मतलब यहाँ पर आपको भाई आधारभूत जो खनिज है उसका नाम बताना है। आधारभूत का मतलब होता है वह खनिज जो कि भाई साहब जिससे बहुत सारे खनिज बनते हैं। मतलब ऐसा खनिज जो कि एकदम जिससे क्या होता है बहुत सारे खनिज मिलकर के बनते हैं, जो कि आधार होता है। मतलब आपके घर का आधार क्या है भाई, आपके घर का आधार है सबसे नीचे वाली जो मंजिल होती है वह आपके घर का आधार होती है। तो उसी तरीके से जो खनिजों का आधारभूत उद्योग है वह क्या है, सीमेंट और चीनी। यहाँ पर दो ऑप्शन दे रखे हैं। अगर मैं बात करता हूँ खनिजों के आधारभूत उद्योग की, तो सीमेंट जो होता है खनिजों का आधारभूत उद्योग होता है। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक सड़कों का घनत्व किस राज्य में है। तो भारत में अगर मैं बात करता हूँ सबसे ज़्यादा अधिक जो घनत्व है प्यारे साथी वह किस राज्य में है, किसका, सड़कों का। ठीक है, तो सड़कों का सबसे ज़्यादा अधिक घनत्व अगर मैं बात करता हूँ तो केरल में। केरल में आपको बहुत चौड़े चौड़े रोड देखने को मिलेंगे। तो मतलब वहाँ का जो घनत्व है भाई सबसे ज़्यादा है, वहाँ की जो रोड बनी है सड़कें बनी हुई हैं वहाँ का घनत्व सबसे ज़्यादा है। आगे बात करते हैं कि पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है भाई। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है बताइए, सभी प्यारे साथी बताने का प्रयास कीजिएगा। तो पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है वह आपका मुंबई हाई में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस मैं आपको करा दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिए। ठीक है, संविधान के माध्यम से महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वह सुनिश्चित किया गया है। तो संविधान के माध्यम से जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है भाई वह सुनिश्चित किया गया है स्थानीय निकायों में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं भारतीय कम्युनिटी की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय कम्युनिटी जो थी इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1964 में, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड यहां से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की कि निम्नलिखित में से लोकतंत्र से संबंधित है। अगर मैं निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है, देखो यहाँ पर चार चीज़ें आपकी दे रखी हैं। पारदर्शी शासन, मतलब ऐसा कौन सा शासन है भाई आपको बताना है जो कि लोकतंत्र से संबंधित है। ठीक है, देखो पारदर्शी शासन दे रखा है, उत्तरदायी शासन दे रखा है, वैध शासन दे रखा है और इनमें से सभी दे रखा है। अगर मैं बात करता हूं कोई एक शासन है तो मैं किसी एक को लगाऊंगा, लेकिन अगर तीनों के तीनों शासन लोकतंत्र से संबंधित है तो भाई मैं इन सभी में टिक लगाऊंगा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बात करता हूं भाई कौन सा ऐसा साधन है जो कि लोकतंत्र से संबंधित है, तो देखिए पारदर्शी शासन भी है, उत्तरदायी शासन भी है और वैध शासन भी है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि इनमें से सभी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, कि लोकतंत्र से संबंधित हमारे ये तीनों के तीनों शासन हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। तो कृषि और सहायक क्षेत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है भाई। देखो ये सारे क्वेश्चंस कहने के लिए आप अगर तैयार कर लोगे है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके लगभग क्वेश्चंस यहीं से पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल अभी मैं आपको एक सरप्राइज भी बताने वाला हूं और अगर आप उस सरप्राइज को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे नंबर लाने वाले हो। ठीक है, चलो यहाँ से इतने क्वेश्चंस हो गए और चलिए फिलहाल बता देते हैं भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि कृषि एवं सहायक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र, कृषि और सहायक क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि और सहायक क्षेत्र आते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको आगे के क्वेश्चंस कराता हूँ। तो चलिए आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होने वाला है। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं हर एक क्वेश्चंस को आंसर बताने का प्रयास करेंगे
और अगर क्वेश्चंस का आंसर नहीं आता है तो भाई उसको तैयार कर लेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो द्वितीय क्षेत्रक जो होता है इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो अगर मैं बात करता हूँ इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है भाई, तो औद्योगिक क्षेत्रक से नाम से, मतलब औद्योगिक क्षेत्रक जो होता है इसको उस नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है कि मुद्रा का निर्गमन जो होता है किसके द्वारा किया जाता है। तो मुद्रा का जो निर्गमन होता है भाई किसके द्वारा किया जाता है, तो मुद्रा का जो निर्गमन होता है प्यारे साथी वह आपका किया जाता है कह सकते हो कि आरबीआई के द्वारा। आरबीआई मतलब क्या, देखो मुद्रा जो होती है एक तरीके से कौन सी संस्था बनाती है, तो वो आरबीआई है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो निर्गमन होता है, इसके बनने के जो प्रावधान होते हैं वो यहीं से स्टार्ट होते हैं, मतलब यहीं से आपके नोट जो होते हैं बन के आते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई को आप सही कर लेंगे। भारत में करेंसी नोट जारी करने का जो एकाधिकार है वह किसे प्राप्त है, ठीक है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही प्राप्त है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि उपभोक्ता सुरक्षा जो अधिनियम है ये कब बना था। तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था भाई, आप सभी को मैंने बहुत बार बताया है कि जो आपका उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम है ये 1986 में बना था, ओके। तो यहां से आप क्या करोगे, ऑप्शन नंबर सेकंड को भाई बिल्कुल सही कर लोगे। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत में जो उदारीकरण की शुरुआत थी, ठीक है, उदारीकरण की जो शुरुआत थी भारत में ये कब हुई थी, तो यहां से हमारा बिल्कुल सही आंसर कर लीजिए 1991 यानी 1991 में भारत में जो उदारीकरण की जो शुरुआत थी वह हुई थी, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा कि कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में कौन से दिन को मनाया जाता है, तो बहुत बार इस क्वेश्चन को मैंने कराया है भाई। जिन लोगों को नहीं पता है भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं बहुत समय से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए करा रहा था, और जिनको नहीं अगर आपने देखा है तो आप चैनल पर विजिट करके बहुत सारी वीडियोस मैंने आपके लिए बना दी हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर मैं बहुत सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहां से आप उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं पेपर से पहले, ठीक है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में अगर मैं बात करता हूं तो 24 दिसंबर वाले दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आप सभी का है कि किस वस्तु का हॉलमार्क किसी वस्तु का प्रमाणिक नाम है। तो देखो हॉलमार्क की अगर हम बात करते हैं, हॉलमार्क, तो हॉलमार्क कह रहा है कि जो हॉलमार्क होता है ये किस वस्तु का नाम होता है। तो सोने को हम लोग बोलते हैं हॉलमार्क, क्या बोलते हैं भाई, हॉलमार्क हम लोग सोने को बोलते हैं। तो प्यारे साथी ये जितने भी क्वेश्चंस आपको मैंने कराए, ये जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे समझे और इनको याद किया, ठीक है, ये क्वेश्चंस तो आपके बहुविकल्पी हैं जो कि 20 नंबर में आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको 20 नंबर के रूप में पेपर में आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब देखिए पेपर में आपको क्या होगा भाई, तो पेपर में अब आपको वर्णात्मक क्वेश्चंस के रूप में आपको यहां पर सबसे पहले लघुत्तरीय क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और फिर मैं आपको बता देना चाहता हूं फिर आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए आपको मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स ये घबरा रहे हैं कि लघुत्तरीय प्रश्नों को भैया जी कैसे करना है, तो देखो सिंपल सा तरीका है। आपको क्या करना है भाई, आपको देखिए मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से क्या कर सकते हो आप लोग देख सकते हो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग एक काम करना कि जिन लोगों ने अभी तक कोई भी जिनके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है वो एक काम करेंगे प्यारे साथी कि आप सभी को क्या करना है कि आप सभी के लिए 20 फरवरी वाले पेपर के लिए उसके डर को समाप्त करने के लिए आप सभी के लिए मैंने क्या किया था कि ई बुक बनाई थी, और इस ई बुक में मैंने आप सभी को हर वीडियो में मैं आपको बताया था भाई कि आपके जितने भी पेपर होने वाले हैं, इंग्लिश का, मैथ का, साइंस, सोशल साइंस, जिसका भी पेपर होने वाला है, इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वह सभी क्वेश्चंस आपको ई बुक के अंदर देखने को मिलेंगे। इस ई बुक के अंदर आप सभी लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ, इस ई बुक के अंदर आप सभी को भाई 100 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि अगर हम बात करते हैं जो भी सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, मानचित्र, ये सभी टॉपिक्स देखने को मिलेंगे।
और 10 से ज़्यादा मॉडल पेपर आपको इस ई बुक के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें आपको इस ई बुक के अंदर देखने को मिलेंगी। और जिसको भी लेना है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और इतने मिनिमम प्राइस में आपको दे रहे हैं कि सारे स्टूडेंट्स बड़े आसानी से इसको ले सकते हैं। ठीक है, लिंक मैंने आप सभी को हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, जिस भी सब्जेक्ट की आपको भाई ई बुक लेनी है तो उसका लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। भाई सारे सब्जेक्ट के ई बुक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी जिससे कि आप पेपर के 1 घंटे पहले भी अगर आप देख के जाते हो तो भी आप बहुत बेहतर नंबर लाओगे। ठीक है, तो जिसको भी लेना है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब देखिए यहाँ से अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो अब देखिए अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो भाई आपका हो गया डर समाप्त कि लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस भैया जी कहाँ से करने हैं। तो मैंने आपको बताया कि आप अगर मेरे द्वारा बनाई गई ई बुक ले लेते हो प्यारे साथी, तो वहाँ से आपके जितने भी आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चंस हैं भाई वह आपको मिल जाएंगे ई बुक के अंदर। जितने भी आपके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस हैं भाई वह आपको मिल जाएंगे ई बुक के अंदर। और इतना ही नहीं बल्कि मानचित्र वाले भी क्वेश्चंस आपको ई बुक के अंदर मिल जाने वाले हैं। ठीक है, तो जिसको भी लेना है ई बुक वह जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कीजिएगा, वहाँ पर आपको लिंक पड़ा हुआ है। फिलहाल सबसे पहले जो हमारे लघुत्तरी क्वेश्चंस आएंगे भाई, ये कितने और कितने पेज में करके आने हैं, कितने पेज में करने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का यही डाउट होता है भैया जी कितने पेज में करना है। तो देखो 80 शब्दों के अंदर आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर दे करके आना है। ठीक है, 80 शब्द मतलब एक पेज के अंदर आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन का आंसर देना है। आपके पेपर में मेरे प्यारे साथी लघु उत्तरीय क्वेश्चंस जो आएंगे टोटल 16 नंबर के आएंगे। कितने नंबर के भाई, 16 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न आने वाले हैं। और एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूं कि 8 क्वेश्चंस आपको यहां देखने को मिलेंगे जिनमें से केवल 4 का आपको आंसर देना है। तो वह 8 क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप लोग एक बार के लिए इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सबसे पहले ये 2 क्वेश्चंस को देखिएगा। ये 2 क्वेश्चंस आपके इतिहास के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ऑटो वॉन बिस्मार्क कौन था और वह क्यों प्रसिद्ध था। दूसरा है कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पेपर से पहले तैयार कर लोगे ना तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चंस है भाई। इसको देख सकते हो दूसरा वाला कि काली मृदा। अब देखो ये 2 क्वेश्चंस हमारे हैं आपके पेपर में, जैसे पेपर में क्वेश्चंस आएंगे वैसे ही पेपर है, ये समझ लीजिए। ये 2 क्वेश्चंस आपके भूगोल के हैं। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस आपको इतिहास, स्टार्टिंग के फिर दूसरे 2 क्वेश्चंस आपको भूगोल के मिलेंगे और फिर 2 क्वेश्चंस आपको नागरिक शास्त्र के देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, और फिर 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे अर्थशास्त्र के। ठीक है, देखो ये सारे क्वेश्चंस का आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लें भाई। देखो जैसे कि अगर लोकतंत्र की बात, नागरिक शास्त्र की बात करते हैं तो देखो लोकतंत्र में जो सत्ता की साझेदारी है ये क्यों जरूरी है, इस पर तर्क दीजिएगा। क्या भारतीय संघ एक अर्धसंघीय ढांचा है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र में देखिए मानवीकरण है। मानवीकरण से क्या अभिप्राय है, कुछ उपाय और इसके कुछ नाम बताइए, और मानवीकरण जरूरी क्यों है ये भी बताइए। ठीक है, तो ये हमारा अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है। और इधर आप देख सकते हो कि भूगोल के काली मृदा का निर्माण और इसकी विशेषताएं, भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय। तो ये सारे भूगोल के क्वेश्चंस हैं, है ना। इसके अलावा अर्थशास्त्र का एक क्वेश्चन लघु उत्तरीय क्वेश्चन में रह जाता है, मैं आपको उसको भी अभी कराता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा प्रश्न रह गया था ना लघु उत्तरीय में अर्थशास्त्र का, वह हमारा ये क्वेश्चन है। ये अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है भाई, ये अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर इसको ज़रूर तैयार करेंगे। अब देखिए यहाँ से अगर हम बात करते हैं भाई, वर्णात्मक सेकंड हमारा स्टार्ट हो जाता है। वर्णात्मक सेकंड में आपको 24 यानी 24 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे। 24 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको वर्णात्मक सेकंड में देखने को मिलेंगे। और ये हमारे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होते हैं। और इनको करने में इनको जो आप करके आएंगे वह आपको 2 पेज में करके आना है। 2 पेज के अंदर इन सभी क्वेश्चंस को आपको करके आना है। और हर क्वेश्चंस का आंसर आप 150 शब्दों में मतलब 2 पेज में करेंगे। ठीक है, और 6-6 नंबर के ये सारे क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। ठीक है, आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन 6-6 नंबर के होंगे। 4 क्वेश्चंस यहाँ भी आपको मिलेंगे करने के लिए। आएंगे 8 क्वेश्चंस पर करने केवल 4 पड़ेंगे। ठीक है, देख सकते हो पहला हमारा ये 2 हिस्ट्री यानी इतिहास के क्वेश्चन, सेम जैसे आपके लघु उत्तरी में आते हैं सेम वैसे ही विस्तृत उत्तरी में भी आते हैं। 2 इतिहास के
दो आपके ये भूगोल के। आप इन सभी क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, पेपर से पहले इनको तैयार जरूर से कर लीजिएगा। ये नागरिक शास्त्र के, ठीक है। और इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो ये हमारे दो अर्थशास्त्र के, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लेंगे, पेपर से पहले इनको तैयार करने का प्रयास जरूर से कीजिएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, ये दो क्वेश्चंस इतिहास के, ये दो क्वेश्चंस भूगोल के, फिर ये नागरिक शास्त्र के, और फिर ये आपके अर्थशास्त्र के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पेपर से पहले ये इतने तगड़े तगड़े क्वेश्चंस आपके लिए है कि भाई बोर्ड एग्जाम में ना इनसे बाहर क्वेश्चंस आपको नहीं मिलने वाले, ठीक है। अब देखिए पेपर में आपको सबसे लास्ट में मानचित्र से संबंधित क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। और अगर मानचित्र की बात करते हैं भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है, पर ध्यान से समझ लोगे तो मानचित्र में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मानचित्र के जो क्वेश्चंस होंगे